किसान भाइयों नमस्कार। किसान कार्यक्रम में मैं रितु आपका स्वागत करती हूँ। कृषि के साथ साथ पशुपालन भी आय का मुख्य साधन है। अक्सर पशुओं में अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं और उनमें से पशुओं में बांझपन की समस्या भी एक मुख्य बीमारी है। इसी विषय पर जानकारी के लिए हमने आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर बलवंत सिंह जी को, जो एक पशु चिकित्सक हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर साहब, आपसे मेरा पहला प्रश्न ये है कि जो पशुओं में बांझपन की समस्या है वो क्या होती है? देखो, जैसे आपने बताया कि कृषि के साथ साथ पशुपालन भी एक किसानों का मुख्य व्यवसाय है और इसमें पशुपालन में आज का जो हमारा है पशु दूध के उत्पादन पे ही मेन है। क्योंकि पहले तो हम बाहर ढोने वाले पशुओं पे भी विशेष ध्यान देते थे, लेकिन जैसे मशीनीकरण हुआ है तो दूध हमारा जो है कि मुख्य व्यवसाय है पशुओं का। और दूध देने के लिए पशु को, जैसे पशु का ब्यांत होगा तभी दूध दे पाएगा। और हम चाहते हैं कि हमारा लक्ष्य होता है पशुओं का कि जैसे साल में एक बार ब्यांत हो जाए हमारा। और जब हमारा ये लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता, साल में ब्यांत नहीं हो पाता, कई 1.5 साल या 2 साल लग जाते हैं, तो ऐसे में बांझपन की समस्या उसको हम मानते हैं। ये बांझपन भी 2 तरह का है। एक तो आंशिक रूप से बांझपन होता है जिसमें पशु समय पर हम जैसे सोचते हैं वैसे नहीं मतलब के ब्यांत हो पाता। दूसरा होता है संपूर्ण बांझपन। संपूर्ण बांझपन में तो कोई इलाज नहीं हो पाता, उसका तो कोई केस आता है, वैसे केस मिल जाते हैं। कई बार तो क्या होता है, जैसे इसका मुख्य जो रीज़न मैं आपको कारण बताऊं संपूर्ण बांझपन का, जब गर्भ के अंदर बच्चा होता है, बछड़ा बछड़ी होते हैं, तो उसमें ट्विन होता है, 2 होते हैं, एक बछड़ा होता है एक बछड़ी या कटड़ा कटड़ी होते हैं। उसमें जो मेल के यानी बछड़े के जो हार्मोन हैं वो मादा के जो जनन अंग है उनको नहीं वो ग्रोथ करने देते। तो उसके कारण क्या है कि उसके अंदर मादा के अंग बन ही नहीं पाते। जब मादा के अंग नहीं बन पाते तो वो जैसे वो ब्याने के टाइम कई बार तो क्या था कि ट्विन ही पैदा होता है, एक बछड़ा होता है एक बछड़ी होती है। कई बार क्या है कि जैसे ना एक की मौत हो जाती है बाई चांस, मान ले बछड़े की जैसे अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ कहते हैं इसको। स्टार्टिंग में जब उसकी मौत तो हल्का पानी होता है बच्चे का, वो पानी भी गर्भ में एब्जॉर्ब हो जाता है। नॉर्मल एक बछड़ी पैदा हुई हमारे पास या कटड़ी पैदा हुई तो हमें लगता है बिल्कुल ठीक है ये, हम चाहते हैं कि उसकी अच्छी केयर भी करते हैं। जब 1.5 साल की हो जाती है सोचते हैं भाई हीट में आ जाएगी। जब वो हीट में नहीं आती 2 साल की होती है फिर हम डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। डॉक्टर जब उसको चेक करता है वो देखता है इसमें तो बच्चेदानी है ही नहीं इसमें तो ऐसे जो मादाएं हैं उनको फ्री मार्टिन कहते हैं, उनका कोई इलाज नहीं हो सकता। दूसरा इसे यह कि एक्सीडेंट के कारण, किसी एक्सीडेंट के कारण बच्चेदानी को ऐसा डैमेज हो गया कि जिसको रिकवर नहीं किया जा सकता, तो उससे कारण ये कि संपूर्ण बांझपन होता है, उसमें तो हम कुछ नहीं कर पाते। लेकिन आंशिक जो है उसमें ज़्यादातर हमारा ना देखभाल का तो कारण रहता है। उसके दूसरा जो है हमारा जो हम उसको चारा या जो उसको खल वगैरह जो हम देते हैं उसका हम सही तरह से नहीं दे पाते, उसका कारण रहता है। तीसरा होता है बीमारी के कारण। ये 3 आंशिक रूप से कारण हैं। सबसे पहले तो जैसे देखभाल की बात है, जैसे अनिश्चित कहते हैं कि भाई कई बार तो क्या होता है कि जैसे पशु हीट में आता है, हीट में आने के टाइम मालिक को पता चल जाता है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि जैसे जो हमारा पशुओं का रख रखाव है वो पहले जैसा नहीं है। जैसे पहले तो पशु जैसे खेतों में चरने के लिए जाते थे या नहर के साथ चलने जाते थे, वो हमारी हैबिट चेंज हो चुकी है। अब तो सारी की सारी स्टॉल फीडिंग है। और स्टॉल फीडिंग में क्या है कि हमारे पास घास भी फिर लिमिटेड से, या तो सीजन में बरसीन खिलाते हैं या फिर जवार खिलाते हैं, साथ में तूड़ी है और खल का, मतलब कि जो हमारा जो खिलाने का था पशुओं को वो लिमिटेड रेंज हो गई है। उस कम रेंज के कारण क्या है जो उसको जो पोषक तत्व जो मिलने थे पशु को पूरे नहीं मिल पाते, जिसके कारण उसकी गर्मी पूरी नहीं आ पाती। इसका एक मुख्य कारण ये रहता है। दूसरा जैसे कि किसान देखभाल अच्छे से ना कर पाए, उसमें क्या है कि जैसे पशु हीट में आएगा तो क्या है कि गर्मी में आता है, वो जो पोषक तत्वों की कमी के कारण उसकी हीट इतनी बढ़िया नहीं आ पाती। पशु कुछ टाइम के लिए हीट में आएगा, किसान को पता नहीं चल पाएगा तो वो चला जाए, उसकी हीट नहीं वो डिटेक्ट कर पाता। तीसरा कारण ये है कि ब्याने के बाद अच्छे से देखभाल ना हो पाए पशु की तो उसकी कोई बीमारी बच्चेदानी में हो जाती है। उस बीमारी के कारण यदि पशु को हम ना संभाल पाएँ, अच्छे से उसका इलाज ना करवा पाएँ तो वो हीट में नहीं आ पाता। और चौथा ये है कि जो एक ट्रेस मिनरल होते हैं, जैसे मिनरल मिक्सर आजकल कहते हैं, क्योंकि जो पशु जब खेतों में चरते थे तो वो हर तरह की घास खाते थे और हर घास का आपको पता है कि वो टेस्ट अलग होता है और जो टेस्ट होता है उसके अंदर जो नमक है जो मिनरल उनके कारण होता है। अब किसी से कॉपर मिलता था, किसी से मैग्नीज मिलता था, अलग अलग घास में अलग अलग मिनरल होते हैं। अब वो अलग अलग घास जब नहीं मिल पाती तो उसके लिए फिर क्या है कि जैसे डॉक्टरों ने एक मिनरल मिक्सर तैयार किया है ताकि उसमें सारे के सारे जो पोषक तत्व हैं वो पशु को मिल जाएं। तो मिनरल मिक्सर कई बार पूरा नहीं मिल पाता, इसकी डेफिशिएंसी के कारण भी
ये बांझपन की समस्या आती है। तो किन किन कारणों से पशुओं में ये जो बांझपन की समस्या है वो हो जाती है? कुछ तो हमारा जो ज़्यादा सिस्टम वो है कि फैमिली का होगा, जैसे कहते हैं कि घर में 2 या 3 पशु रख लिए, साथ में खेती कर रहे हैं। अब उसमें पूरा का पूरा ध्यान अपने पशु पे नहीं लगा पाता, उसके और भी अपने काम होते हैं। और पशु की मान ले गर्मी को उसको लगता है कि भाई ये हीट में नहीं आया, लेकिन डॉक्टर के पास जब जाके चेक करवाता है, हमारे पास भी आता है, हमें लगता है भाई पशु तो गर्मी में तो आता है, लेकिन किसान क्या है उसको नोट ही नहीं कर पाता। इसका मेन रीज़न तो ये रहता है कि उसके जो पोषक तत्व पूरे नहीं मिलने के कारण उसकी जो गर्मी के जो लक्षण होते हैं वही पशु के अंदर अच्छे नहीं आ पाते। दूसरे क्या है कि पहले कम्युनिटी बुल होते थे, जैसे गांव के अंदर ये सांड होते थे, उनके कारण क्या है कि थोड़ा सा पशु का डिटेक्शन आता था, बाहर जाते थे। अब स्टॉल फेडिंग होगी, एक ही जगह बंधे रहते हैं, उसके कारण क्या पशु का एक्सपोजर वो नहीं हो पाता मेल के साथ। वो जो गर्मी के जो लक्षण दिखने चाहिए वो किसान नहीं नोट कर पाता। और तीसरा क्या है कि गर्मी जले छोटे आए, मान ली शाम को हीट में आया पशु, किसान को नहीं पता चला रात को हीट में था, सुबह फिर उसके सिम्टम कम हो गए, तो उसको ही लगता कि शायद मेरा पशु हीट में नहीं आ रहा। तो एक वो नोटिस जो नहीं कर पाता है उससे कारण भी समस्या आती है। तो हमारे जो पशुपालक भाई हैं वो कैसे पता करें कि पशु में ये समस्या है, क्या क्या लक्षण इसके नज़र आते हैं? जैसे अब ये जैसे केयर की बात है, इसके लिए एक तो क्या है कि पशु को जब ब्याता है, ब्याने के बाद जो हमें इस एक्सपेक्टेशन होती है कि वो 40 से 60 दिन के बीच में हीट में आएगा, गर्मी में आएगा जी। तो ऐसे टाइम में आप एक तो जैसे पशु के जो चारा है, अब कुछ तो क्या है कि मान ले 2.5 साल की जैसे जो गाय या भैंस जो मतलब ब्यात कर देती है, तो उसका शरीर भी बढ़ रहा होता है, ऊपर से वो दूध दे रही है और उसके बाद उसको हीट में भी आना है, तो उसकी एनर्जी की अपनी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। तो उसको जो खाद दे रहे हैं, जो फीड दे रहे हैं, जो न्यूट्रिशन दे रहे हैं, एक तो उसके ऊपर विशेष ध्यान दें। हमें ये सोचना चाहिए किसान भाइयों के कि अब ये 40 दिन के आसपास होगी तो इसकी विशेष ये खुराक रखें, उसकी हर तरह से अपने डॉक्टर से सलाह करके कितना मिनरल मिक्सर दें, कितनी कैल्शियम दें, कितनी हम उसको प्रोटीन दें, कितना उसको कार्बोहाइड्रेट दें, ताकि हमारा दूध भी बना रहे, पशु का ग्रोथ भी बना रहे और साथ में जो हीट जो उसके आने हैं, साइकिल जो उसका आना है वो गर्मी में आ जाए। तो इसके लिए किसानों ने ये रखना कि उसका जो बैलेंस डाइट जिसको कहते हैं ना जी, संतुलित आहार, वो पशु को दे। उसके बाद उसका डिटेक्शन का टाइम है, जैसे हमें लगता है कि कई बार क्या होता है कि पशु की गर्मी होती है 17 से 24 दिन के बीच में और एवरेज ये आती है 20-21 दिन के आसपास। मान ले हमने देखा कि पशु आज हमारा हीट में हो सकता था, लेकिन हम वो जैसे उसको कवर नहीं करा पाए, सर्विस नहीं दे पाए उसको, ठीक है, वो कृत्रिम गर्भाधान नहीं करवा पाए उसका, तो किसान को ये ध्यान रखना चाहिए कि 20 दिन बाद दोबारा हीट में आएगा ये। तो 17 से 24 दिन का जो टाइम है, पशु एक तो उसको अच्छी खुराक, किसान की खुराक दे पशु को, और दूसरा 17 से 24 दिन के टाइम के बीच में विशेष ध्यान रखे कि जैसे ही उसके गर्मी के लक्षण दिखते हैं तो वैसे अपने कृत्रिम गर्भाधान करवाना है, अपने डॉक्टर के पास उसको लेके जाए और कृत्रिम गर्भाधान उसका करवाए। अभी आपने बताया कि कृत्रिम गर्भधारण, ये जो कृत्रिम गर्भधारण है इसका क्या कोई समय सीमा है? कौन से मौसम में हम करवा सकते हैं या फिर कौन सा इसका समय निश्चित है? मौसम के अनुसार आप मुझे बताएंगे हमारे किसान भाइयों को। ठीक है, मैं बताऊंगा। इससे पहले भी एक जैसे बात, दूसरी बात इसमें अधूरी रहती है, मैं थोड़े से पूरी करता हूँ। एक क्या है कि ब्याने के बाद पशु को ना जैसे विशेष सावधानी हमें ये रखनी चाहिए कि उसके बच्चेदानी में कोई इन्फेक्शन ना आए। जब बच्चेदानी के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है तो वो भी एक कारण रहता है कि बांझपन का। उसमें क्या है कि बच्चेदानी में इन्फेक्शन होने के कारण क्या है, बच्चेदानी का जो नॉर्मल साइकिल चलना है, जो उसके अंदर जो हार्मोन बनने हैं वो हार्मोन पूरे नहीं बन पाते। जब पूरे हार्मोन नहीं बन पाते बच्चेदानी के अंदर तो वो फिर वो हीट में, गर्मी में नहीं आएगा पशु। जब पशु गर्मी में नहीं आएगा तो डिले हो जाएगा, बांझपन की समस्या हो जाएगी। या फिर क्या है, गर्मी में आएगा पशु, गर्मी में आने के बाद लेकिन बच्चेदानी में तो उसकी बीमारी है, उसकी यदि हम उसके कृत्रिम गर्भाधान करवा भी देंगे तो क्या है कि भ्रूण जो पैदा होगा छोटा सा, वो भ्रूण उस बीमारी के कारण खत्म हो जाता है। ऐसे में क्या है कि फिर बांझपन की समस्या आती है। हमने उसको सर्विस भी दी, जैसे उसका कृत्रिम गर्भाधान भी करवाया हमने, लेकिन क्या कि हम चाह रहे थे कि भाई ये हमारा पशु आगे ये ठहर जाए, आगे टाइम पे इसका ब्यात हो जाए, वो नहीं हो पाता है। और जैसे आपने पूछा कि कृत्रिम गर्भाधान का क्या टाइम है, किस टाइम करवाना चाहिए, तो पशु की जो गर्मी है वो अमूमन 24 घंटे की होती है जी। लेकिन क्या है कि जैसे हमारा जो उसको हम पोषक तत्व दे रहे हैं, उसका जो संतुलित आहार है, उसके ऊपर भी ये मतलब कि है कि भाई वो पोषक तत्व पूरे हैं तो गर्मी सही आएगी। और दूसरा क्या है, कुछ अनुवांशिक गुण भी होते हैं। कुछ पशुओं में गर्मी अच्छी आती है और लंबी रहती है, कुछ पशुओं में गर्मी छोटी आती है। तो इसमें हमें अपने पशु का थोड़ा सा ये नॉलेज होनी चाहिए कि बेसिक कितनी गर्मी आती है और कितने समय के लिए आती है, ताकि उस समय में हम अपना थोड़ा सा उसका
कवर करवा सकें, ताकि हमारा जो ये बांझपन की समस्या है इसका हमें सामना ना करना पड़े, और जो हमारा जो उत्पादन का जो दूध का उत्पादन का जो नुकसान है वो किसान भाई को ना हो। तो इसके लिए क्या है कि जैसे गर्मी का टाइम है, संतुलित आहार उसको दे रहा है किसान भाई, और उसको लगता है गर्मी में आ सकती है, तो जैसे ही गर्मी उसको दिखती है, गर्मी के जैसे लक्षण आपने पूछे मेरे से, तो गर्मी के लक्षण में क्या है कि तो सबसे बड़ी बात यह है कि अचानक कहें कि दूध बहुत कम हो गया पशु का, और कुछ हम नहीं नोटिस कर पाते थे कि बाल्टी में दूध का किसान को पता चलता कि दूध कितना पाया है, कि मान ले 2 किलो 2.5 किलो दूध अचानक कम है, तो उस दिन आपको शक करना चाहिए कि आपका पशु आज गर्मी में हो सकता है। दूसरी बात क्या है कि जैसे पशु के जो बाह्य जो जननांग हैं उन पे हल्की स्वेलिंग आ जाती है, और उसके अंदर लाली भी आ जाती है, और एक जो श्लेष्मा का पदार्थ जिसको म्यूकस कहते हैं डिस्चार्ज होता है, वो चिकना चिकना पदार्थ उसका सिक्रेशन होता है। इन सिम्टम के बेस पे किसान भाई ये पता करते हैं आज हमारा पशु गर्मी में है। जब आपका पशु आपको किसान को लग जाता है कि गर्मी में है, तो आगे का फैसला फिर डॉक्टर नहीं करना है, आपने उसमें कुछ भी डिसीजन नहीं लेना, सीधा अपने डॉक्टर को दिखाओ और बताओ कि पशु गर्मी में है। आप ये वेट ना करो कि अभी ये गर्मी में आया है, कब इसको हमने गर्मी में करवाना है और कब नहीं। डॉक्टर आपको चेक करके बताएगा कि ये गर्मी अभी जल्दी है, इसका टीका आज भी लगेगा, जो कृत्रिम गर्भाधान का टीका लगता है, और कल भी लगाना पड़ेगा, या ये लास्ट की गर्मी थी आज ही टीके में काम चल जाएगा, वो डॉक्टर लगभग सभी बता देते हैं। तो कौन कौन सी सावधानी हमारा किसान भाई बरते कि जिससे ये समस्या ना हो? देखो, किसानों को तो विशेष सावधानी ये बरतनी चाहिए। एक तो जैसे बीमारियां हैं कुछ पशुओं की, उन बीमारियों में विशेष सावधानी बरते। कुछ बीमारी क्या है, तो एक ना जैसे इस समय में बांझपन की एक समस्या आती है जिसको कहते हैं ना जी अबॉर्शन हो जाना, जैसे टाइम से पहले बच्चा गिरा देना। ये एक समस्या बीमारी के कारण आती है जिसका नाम ब्रुसेला, और ये ब्रुसेला ऐसी बीमारी है जो इंसानों में भी हो सकती है, पशुओं से इंसानों में हो जाती है, जूनोटिक डिजीज कहते हैं इसको। पशुओं इसका संक्रमण इंसानों में हो सकता है। इसके लिए छोटा है टेस्ट है, लगभग सभी सरकारी अस्पतालों में, ये हरियाणा में तो अपने मिलता ही है, पंजाब में भी होगा। छोटा सा टेस्ट है, बहुत जल्दी टेस्ट हो जाता है, RBPT कहते हैं उसको, रोज बंगाल प्लेट टेस्ट। ठीक है, आप अपने पशु का खून लेके जाएं, अपने उसको जैसे वो लैब जो आपकी डिस्ट्रिक्ट लैब है उसमें देंगे, तो आपको बता देंगे आपका पशु ब्रुसेला बीमारी से ग्रसित नहीं है। अब ये ब्रुसेला बीमारी ऐसी है कि इसका इलाज नहीं हो सकता। यदि आपको पता चलेगा आपके पशु को ब्रुसेला, तो फिर उस पशु को आप ब्रीडिंग के लिए ना यूज करें, क्योंकि वो फिर दूसरे पशुओं में बीमारी फैलाएगा। और यदि ब्रुसेला से नेगेटिव हो तो फिर आपको पता कि आपके पशु नहीं का। अच्छा, दूसरी बात, आपको मान लें टेस्ट नहीं करवाया, और देखो हम जो क्या है कि जो पशु कवर करवाते हैं, हम जो कृत्रिम गर्भाधान कराते हैं, तो उसका जो प्रेगनेंसी का पीरियड है, जो गर्भधारण का जो पीरियड है, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, 3-3 महीने के, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और लास्ट ट्राइमेस्टर। और इसमें जो थर्ड ट्राइमेस्टर है, लास्ट ट्राइमेस्टर, मतलब ये 6 महीने के बाद बच्चा पशु गिराता है, बच्चा गिरा देता है, तो उसमें ज़्यादा चांस होते हैं कि ब्रुसेला की बीमारी उस पशु को होगी। तो ऐसे पशुओं का विशेष सावधानी बरतें। दूसरी बात, पशु जब ब्याने के बाद बच्चेदानी में इन्फेक्शन के बहुत ज़्यादा चांस मिल जाते हैं। जैसे इसकी सावधानी भी विशेष है कि मान लें कि आपका पशु ब्याने के बाद जो प्लेसेंटा है, जिसको हम जेर कहते हैं, आफ्टर बर्थ कहते हैं, वो गिराने का टाइम होता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर उसको गिरा देना चाहिए। पशु नहीं गिराता है तो आपने तुरंत अपने डॉक्टर से इसके सलाह लेनी चाहिए, और डॉक्टर की सलाह से ही पूरा इलाज कराना चाहिए, क्योंकि आज यदि उसके बच्चेदानी में खराबी है तो पक्का वो आपके पशु बांझपन की तरफ जाएगा, और आप सारे 40 से 60 दिन के बीच में इसका मतलब ये अगला गर्भधारण कर ले, वो नहीं हो पाएगा। आप 6 महीने 7 महीने पर जाओगे, और इस बीच का जो नुकसान है वो फिर किसान को उठाना पड़ता है, दूध का नुकसान उठाना पड़ता है। क्या कोई विशेष प्रजाति या कोई नस्ल है जिनमें ये समस्या पाई जाती है? हमारे पास जैसे दूध के जो गाय हैं और भैंसें हैं, हमारी भैंसें तो जैसे हमारी सारी अपनी हैं जी, इनमें तो कोई विशेष ऐसी प्रजाति हम नहीं कह सकते कि इस भैंस में ये समस्या आती है, जैसे नीली रावी में आती है या मुर्रा में नहीं आती है, ऐसा हम नहीं कह सकते। सारी की सारी हमारी भैंसों में इतनी समस्या नहीं है। भैंसों की जो समस्या है वो है थोड़ी साइलेंट हीट की। भैंसों में जो गर्मी आती है, जो गर्मी के लक्षण दिखते हैं, वो थोड़े कम दिख पाते हैं। इसलिए किसान भाइयों को थोड़ा इसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि भैंस एक तो ज़्यादा बोलती नहीं है, दूसरा जो उनके जो जेनेटिलिया पे जो स्वेलिंग आती है, बाहर के जो नंग पे स्वेलिंग आती है, वो भी ज़्यादा नहीं दिखती, और इनकी गर्मी का टाइम भी थोड़ा होता है। कई बार तो भैंस की गर्मी 6 घंटे की होती है। अब ऐसे में गर्मी में आएगी और गर्मी में चले जाएगी, तो किसान को ये लगता है कि मेरी भैंस तो बांझपन की तरफ जा रही है, लेकिन वो गर्मी में सही टाइम पे आ रही है। तो भैंसों में कोई समस्या नहीं है, भैंसों में तो जस्ट सावधानी रखने की जरूरत है। किसान अपने पशुओं की सावधानी रखें, और
सबसे बड़ी सावधानी ये है कि यदि एक बार आपको पता चल जाता है कि भाई ये 21 दिन में गर्मी में या आज गर्मी में आई है, तो उसके 20 दिन जोड़ के और नेक्स्ट जो समय में उसको आप अपनी गर्मी को अच्छे से पकड़ सकते हैं। और उसके लिए खुराक भी अच्छी दे के आप ये सोच सकते हैं कि जो उसकी जो गर्मी आएगी वो अच्छी गर्मी आए, ताकि पशु आपका सही समय पर गर्भधारण कर सके। और गायों में यदि हम सोचने लगे तो उस गाय जो हमारी देसी गाय हैं, जैसे हमारे पास बिलाई है, हरियाणा नस्ल की है, गिर नस्ल की है, साहिवाल है, इनमें साहिवाल में थोड़ी सी दिक्कत ज़्यादा आती है। इसके बच्चेदानी का जेनेटिक करेक्टर ऐसा है, थोड़ी सी स्वेलिंग हमेशा रहती है इसके अंदर। अदरवाइज गायों में कोई दिक्कत नहीं इस तरह की आती है हमारी गायों में। लेकिन जो हमारे पास जो विदेशी नस्ल की गाय हैं, एक तो होल्स्टीन फ्रिजियन जिसको HF हम कहते हैं, जर्सी नस्ल की गाय है, या इनके साथ जो क्रॉस है, इनके साथ जो क्रॉस हुआ है, इन गायों में समस्या थोड़ी ज़्यादा आती है। इन गायों में समस्या इसलिए आती है कि क्योंकि यहाँ जो इस हमारी जो गर्मी का मौसम है ये इनसे सहन नहीं होता। एक जो हमारे यहाँ पे जो जैसे खलीली हैं, चिचड़ी हैं, या मक्खी है, मच्छर हैं, डांस मक्खी हैं, इनके कारण इन पशुओं में बीमारी ज़्यादा आती है। उस बीमारी के स्ट्रेस के कारण, यानी उस बीमारी के प्रभाव के कारण ये पशु गर्मी कम दिखा पाते हैं, या इनफर्टिलिटी की समस्या जिसको बांझपन आप कहते हैं, बांझपन की समस्या ज़्यादा आती है। इस कारण आपने रोड पे देखा भी होगा, ज़्यादातर ये जो जर्सी नस्ल की गाय हैं वो घूमती मिलेंगी। ये बांझपन की समस्या इसलिए आती है क्योंकि हमारे जो मौसम है यहाँ का उसको ज़्यादा सहन नहीं कर पाती, उसको इनको दिक्कत आती है इसमें जी। तो अभी आपने बताया कि कृत्रिम गर्भधारण में जो आधुनिक तकनीकें हैं वो किस प्रकार सहायता करती हैं? देखो, पशुओं का जैसे दूध का उत्पादन ही आज मुख्य हमारा व्यवसाय है। पशुओं के हमने अब ये नहीं रहे कि अच्छे नस्ल के बैल हो हमारे पास, उस चीज़ को तो जरूरत नहीं रही है हमारे पास। हमें है कि अच्छे दूध देने वाली गाय हो हमारे पास, भैंस हो हमारे पास। और नस्ल सुधार का जो सबसे आसान और सबसे कारगर तरीका है वह कृत्रिम गर्भाधान। किसान भाइयों को इस बात पर विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कृत्रिम गर्भाधान अपने दुधारू पशुओं में अवश्य करवाएं, इसके सिवाय बिल्कुल भी ना करवाएं। क्योंकि देखो, जितने भी ये कंट्री हैं, जैसे आप यूरोप के देखोगे और बाकी तो एशिया में भी काफ़ी कंट्री जो डेवलप कंट्री हैं, वहाँ जो कहते हैं ना सांड का जो कवर कराने वाला जो नेचुरल सर्विस जिसको कहते हैं वो बिल्कुल बंद है। वहाँ पे 100% पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान करवाते हैं। कृत्रिम गर्भाधान का सबसे बड़ा फायदा एक ये है कि कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो सांड से मादा में आती हैं जी, जैसे ऐसी बीमारियों का जो ट्रांसफ़र है वो कृत्रिम गर्भाधान में बिल्कुल नहीं होता। अच्छा, कृत्रिम गर्भाधान भी ये एक जैसे मिसनोमर, जैसे मतलब गलत सा नाम है, इसमें कृत्रिम कुछ भी नहीं होता जी। जो बीज नेचुरल सर्विस में सांड से निकलता है वही बीज सेम टू सेम रखा जाता है और वही बीज गाय को लगाया जाता है। फ़ायदा इसका इतना ज़्यादा होता है कि नस्ल सुधार के लिए जो सांड है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कारण क्या है कि एक गाय अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा 10, 11, 12, 15 बच्चे दे सकती है मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन एक सांड के कारण कई हजार बच्चे पैदा किए जा सकते हैं जी। यदि आपके पास बहुत अच्छी नस्ल का सांड है, मान लीजिए जिसके जैसे जो सांड से कवर होकर बछड़ी पैदा होगी या कटड़ी पैदा होगी, यदि बहुत ज़्यादा अच्छा दूध देती है तो कृत्रिम गर्भाधान से उस सांड से कई हजार बच्चे पैदा करवाए जा सकते हैं। तो कृत्रिम गर्भाधान का सबसे बड़ा फायदा तो यही है। दूसरा फायदा ये है कि इससे बीमारी नहीं फैलती कोई भी, और तीसरा फायदा ये है कि इसमें खर्चा भी ज़्यादा नहीं उठाना पड़ता। यदि किसान भाई मान ले 20, 30, 50 डंगरों की डेयरी रख रहे हैं और वो सांड को रखता है वहाँ पे, तो सांड को रखने का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है और वो इतनी अच्छी नस्ल का सांड वो रख भी नहीं पाएगा। क्योंकि जो सांड का जो हम सेलेक्ट करते हैं उसको मतलब कि उसके लिए बड़ा फिर जोर लगाना पड़ता है। पहले तो उसको ये देखना पड़ता है कि ये इसका जो प्रोजेनी टेस्टिंग कहते हैं जिसको, ये देखते हैं कि इससे जो अगली जो नस्ल आएगी वो कितना दूध दे पाएगी। इसका टेस्टिंग बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, सांड भी बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। दूसरा, उन सांडों को बीमारियों से फ्री सारे टेस्ट किए जाते हैं, भाई इनमें कोई बीमारी ना हो ताकि कोई बीमारी ना फैलाए, और फिर अच्छों में से अच्छा किया जाता है। कारण क्या है कि हमें इस काम के लिए बहुत ज़्यादा सांडों की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे पूरे देश में हमें क्रिकेट की टीम की ज़रूरत में भाई हमने 20 बच्चे चाहिए होते हैं, इसी तरह इसमें भी पूरी स्टेट के लिए हमें 50 से ज़्यादा सांड की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उन्हीं से बहुत ज़्यादा बीज पैदा किया जा सकता है। इसलिए अच्छे से अच्छे नस्ल के सांड हम इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, चुन सकते हैं जी। तो जो अभी आपने बताया कि कृत्रिम गर्भधारण का कि किस तरह से उसका इलाज करना है, तो क्या ये पूरी तरह से समस्या ठीक हो जाती है? जैसे आप कह रहे हो कि बांझपन की समस्या है, ये संपूर्ण तरह से तो इस बीमारी को देखो ख़त्म तो नहीं किया जा सकता।
खत्म। ऐसी तो बीमारी है नहीं किसी की भाई इन्फेक्शन है, किसी वायरस के कारण ये बीमारी आई, उस वायरस को हम मार देंगे। ये है देखभाल पे डिपेंड करती है, और देखभाल हम जितनी बढ़ाएंगे उतनी ये समस्या कम हो जाएगी। तो किस प्रकार का आहार हमारे जो पशुपालक हैं वो अपने पशुओं को दे कि जिससे ये समस्या हो ही ना? इसमें देखो किसान भाइयों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि देखो हम भैंस से दूध निकालते हैं जी। भैंस हरा घास खाती है, गाय हरा घास खाती है, उससे लाल खून बनता है और फिर सफ़ेद दूध निकलता है जी। तो इस बदलाव के लिए शरीर के अंदर बहुत सी केमिकल क्रियाएं होती हैं, बहुत सी केमिकल क्रियाएं होती हैं, और उन केमिकल क्रियाओं के लिए बहुत से जो अलग अलग तरह के जो पोषक तत्व उनकी जरूरत पड़ती है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, सिर्फ एक उदाहरण दूंगा। जो मैंगनीज एक तत्व है, ये तत्व 300 से ज़्यादा एंजाइम और हार्मोन के लिए जरूरी है शरीर में रिएक्शन करने के लिए। अब ऐसे ऐसे बहुत से तत्व हैं जो शरीर को जरूरत है। अब जो हमारे पशु जो खिलानों में चरने के लिए जाते थे तो उस समय तो पशुओं को दिक्कत नहीं आती थी, क्योंकि हर तरह की घास खा के ना किसी से मैग्नीशियम मिल जाता था, किसी से मैंगनीज मिलता था, किसी से जिंक, किसी से आयरन, किसी से कॉपर, किसी से कोबाल्ट, ठीक है, वो सारे तत्व पूरे हो जाते थे। लेकिन हमारे आप तत्व पूरे नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि हम कुछ ही घास देते हैं, कुछ ही अनाज देते हैं पशुओं को। इसके लिए किसान भाइयों को तो ये विशेष ध्यान ये रखना पड़ेगा कि समय पे एक तो अपने पशुओं को पेटी कीड़े की दवाई दें। जब पेटी कीड़े की दवाई दी जाएंगे तो जो उनका जो हजम करने वाला जो सिस्टम है, पाचन तंत्र है जो उनका, वो स्वस्थ रहेगा। जब पाचन तंत्र स्वस्थ होगा तभी वो खाना पूरा जो हम सारा खाना देंगे उनको, वो अच्छे से हजम हो पाएगा, तभी उसके शरीर को मिल पाएगा। एक तो पेट की कीड़े की दवाई दें। दूसरा, संतुलित आहार का ध्यान रखें। पशु आपका दूध दे रहा है तो उसको प्रोटीन की जरूरत है, क्योंकि दूध के अंदर प्रोटीन आता है। पशु ग्लूकोज आता है लैक्टोज के रूप में, तो उसको एनर्जी की जरूरत है, कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है। तो आप पशुओं को मिनरल मिक्सर दें, जिससे वो क्या नाम है उसको जो पोषक तत्व मिलेंगे पूरे, उनके अंदर विटामिन भी होते हैं। आप पशुओं को प्रोटीन की डाइट दें। प्रोटीन की डाइट में जैसे चना है, खली है, यानी जो अनाज जिसकी 2 दालें खुलती हैं, वो सारे की सारे के प्रोटीन के हमारे अच्छे वो स्रोत हैं। और जैसे गेहूं है, बाजरा है, ज्वार है, जिसकी 2 दालें नहीं खुलती, ये हमारे सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट एनर्जी के सोर्स हैं। इनसे हमें ग्लूकोज मिलता है शरीर को ताकत के लिए। तो ताकत के लिए ग्लूकोज भी मिले पशु को, शरीर के लिए प्रोटीन भी मिले, और जो खनिज लवण भी मिले, ताकि शरीर में सारी की सारी रासायनिक क्रिया होती रहे। उसके लिए अपने पशु चिकित्सक से सलाह करके और वो अपनी डाइट को तैयार करवाए। नहीं तो आप एक बैलेंस रखें, 50% प्रोटीन की डाइट रखें, 50% आप कार्बोहाइड्रेट या एनर्जी की डाइट रखें, और उसके साथ साथ जो खनिज लवण है ये बहुत ज़्यादा देने की जरूरत नहीं पड़ती। आप रूटीन में एक तो सिंधा नमक आता है, इसके अंदर 71 तरह के खनिज लवण होते हैं जो शरीर के लिए जरूरी हैं। तो 1 ग्राम पर 10 kg बॉडी वेट, मतलब 10 किलो वजन पे 1 ग्राम सिंधा नमक और 1 ग्राम खनिज लवण, इन दोनों चीज़ों को मिला के ना, जैसे मान ले नमूना हमारी जो भैंस या गाय है उनका 300 किलो वजन होता है, तो 30 ग्राम सिंधा नमक और 30 ग्राम खनिज लवण यदि मिक्स करके हम डेली अपने पशु को देते रहें तो फिर उनको खनिज लवणों की कमी महसूस नहीं करेंगे पशु, और हमारी जो बांझपन की समस्या ये लगभग ख़त्म ही हो जाएगी। क्योंकि जब सिस्टम जो क्या नाम है शरीर जो पशु का है उसको सारी की सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं, तो पशु तो फिर वो टाइम पे हीट में भी आएगा, और टाइम पे फिर वो क्या नाम है कृत्रिम वो गर्भाधान भी हो जाएगा उसका, और टाइम पे फिर वो ब्याह भी का। जी, तो सरकार और पशुपालन विभाग की तरफ से कोई नई योजनाएं, कौन कौन सी सहायता उपलब्ध करवाई जा रही हैं? इस समय किसानों के लिए सरकार की तरफ से हर तरह की योजना चला रखी है। जैसे जो किसान भाई डेयरी के व्यवसाय को अपनाना चाहते हैं उनके लिए लोन की सुविधाएं सरकार की तरफ से हैं। इसमें जो छोटे किसान हैं जिनके पास बिल्कुल भी पशु नहीं है, वो 2 भैंसें ले सकते हैं, 5 भैंसें ले सकते हैं, 10 भैंसें ले सकते हैं, इस तरह की छोटी डेयरी कर सकते हैं। जो बड़े किसान भाई हैं वो जो उद्यम से और उद्योग की तरफ जाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारा तो बड़े लेवल पे काम हो हमारा, उनके लिए बड़े लेवल के लोन भी अवेलेबल हैं। आप 3-3, 4-4 करोड़ के लोन भी लगते हैं। LNM के स्कीम के तहत उनको बड़े लोन मिलते हैं, जैसे उनके पास सुविधा होती है उसके हिसाब से बड़े लोन हो जाते हैं। सरकार की एक तो लोन की सुविधा है, दूसरी सरकार की इलाज की सुविधा है पशुओं के लिए। जैसे मैंने आपको बताया ब्रुसेला ना बांझपन के लिए बहुत एक खतरनाक बीमारी है, उसका फैलाव जल्दी होता है। एक ब्रुसेला की भैंस ब्याह जाती है तो उसका जो ब्याने के बाद जो उसकी जेर है या जो उसका बाकी जो खून है जो है उसके यदि दूसरा पशु सूंघ लेता है, चाट लेता है, तो उसको ब्रुसेला हो सकता है। हमारे शरीर में कहीं कट लगा हमारे तो हमें भी ब्रुसेला हो सकता है। इस बीमारी का टेस्ट करवा लें, हर पशु अस्पताल पे इस बीमारी का टेस्ट फ्री है। दूसरा कुछ बीमारियां हैं जैसे मुँह खुर की बीमारी पहले रोज बहुत आती थी, और गलघोटू की बीमारी पहले बहुत आती थी,
और ये बीमारियां के आने के बाद ना बांझपन की समस्या वैसे हो जाती है, क्योंकि पशु के शरीर में इतनी कमजोरी आ जाती है कि उसका जो गर्मी का आने का सिस्टम है वो नहीं बन पाता फिर। ठीक है, इन बीमारियों से बचाव के हर 6 महीने में टीके फ्री लगाए जाते हैं। और अब तो सुविधा सरकार की तरफ से ये होगी कि हरियाणा में पहली बार ये हुआ है, मुंह खुर और गलघोटू, इन दोनों बीमारियों का एक ही टीका बनाया गया है और पूरे हिंदुस्तान में हरियाणा में सबसे पहले इस टीका को लॉन्च किया गया है। तो ये भी हमारे सभी किसान भाइयों से निवेदन रहेगा कि जब भी ये मुंह खुर और गलघोटू के टीका लगवाने किसान भाई आते हैं तो वो अपने टीके पशुओं को अवश्य लगवा लें उस टाइम पे। तो डॉक्टर साहब, जाते जाते आप हमारे किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे? किसान भाइयों को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि जो हमारे जो पशु हैं वो पाँव पे नहीं थनों पे चलते हैं, क्योंकि हमारे पशुओं से दूध जब तक रहेगा तब तक ये हम पशु रख पाएंगे। जिन पशुओं के दूध नहीं बचा वो पशु सारे के सारे देखो रोड पे आ जाते हैं जी। तो आप इसी बात का ध्यान रखें कि आपके पशुओं के थन चलते रहें। सबसे जो जरूरी है, तो आपके पशु टाइम पे ब्याएगा तो भी आपके पशु थन चल पाएंगे। तो आप जब आपके घर में बच्चा पैदा होता है, उस बच्चे को उसी टाइम से आप उसकी सावधानी रखें कि आगे इसने फिर दूध देने वाला पशु बनना है। तो उसके लिए क्या है कि पशु को आप चारा अच्छा खिलाएं शुरू से ही। ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा दूध पिलाते रहे, पशु का बच्चा उसको खिलाते रहे फिर सोचे कि टाइम पे बढ़िया मादा बनेगी, ऐसा नहीं बन पाएगा। पशु ने खा के उतना ही, मतलब कि उतना खा के ही उसने गर्मी में आना है। तो आप जल्दी खिला देंगे तो जल्दी वो तैयार हो जाएगा। हमारे जितने पशु हैं, जितने फार्म एनिमल है, 1 साल के अंदर इनका प्यूबर्टी आती है। प्यूबर्टी का वो टाइम होता है जब शरीर के ग्रोथ के बाद ना जो जनन अंगों का ग्रोथ, मतलब कि बढ़ोतरी होती है। अब जनन अंग जब बढ़ते हैं, यदि खुराक पूरी नहीं तो उस पशु के जनन अंग नहीं बन पाएंगे। जब जनन अंग नहीं बन पाएंगे तो वो फिर अच्छी मादा भी नहीं बन पाएगी। तो आप ये रखो कि 6 महीने के बाद तो उसको जितना वो चारा खाए, जितना अनाज खाए, उसको पूरा खिलाओ और खनिज लवण की डाइट उसको साथ में दो, ताकि उसका जो प्यूबर्टी का जो टाइम है, जिसको कहते हैं कि जनन अंग का बढ़ोतरी का टाइम है, वो सही चलेगा तो आपकी मादा फिर बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। जब पशु मादा अच्छी होगी तो फिर वो जैसे ब्याने के टाइम आप पूरी उसकी सावधानी रखें। सावधानी रखेंगे तो उसे बच्चेदानी में यदि इन्फेक्शन या बीमारी नहीं होती, तो जो हम सोचते हैं कि साल में हमारा एक बार पशु ब्याह जाए तो 40 से 60 दिन के बीच में वो गर्मी में आ जाएगा। वो क्या नाम है, अच्छा कंसीव करेगा और अच्छा खाना दोगे तभी भी वो अच्छा दूध दे पाएगा, तभी उसके सारे के सारे शरीर के जो सिस्टम है उसका सारा चल पाएगा। जैसे टाइम पे हीट में आना है और पूरा दूध देना है, तभी अपना पूरा प्रोडक्शन देना पाएगा। पशुओं की सावधानी रखोगे तो वो आपकी अपनी ही सावधानी है, आपकी अपनी समृद्धि है। तो किसान भाइयों, आपने जो डॉक्टर साहब ने जानकारी दी है उससे आप सब लाभान्वित हुए होंगे। ऐसी ही एक नई जानकारी, नए विषय पर फिर से चर्चा करेंगे। नमस्कार। नमस्कार सभी।